हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक। तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि गनी मियाँ लाहौर से अमृतसर आए थे किसी काम से, और लेकिन उनका आने का मेन मकसद ये था कि वह अपना यहाँ पर जो उनका मकान था, जो 7.5 साल पहले उनसे छूट गया था, वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन उस मकान में उनका बेटा, बहू और 2 पोतियाँ जलकर भस्म हो गए थे या उन्हें मार दिया गया था, जो कि उन्हें अच्छे से नहीं पता था कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। तो उसे देखने का लालच, उस मकान को देखने का लालच उनके मन में था, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। तो इस समय वो अपने मकान के मलबे के ढेर पर बैठे हुए हैं और पुरानी बातों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। तो ये बात जब पता चली रखे पहलवान को कि भाई गनी मियाँ लाहौर से यहाँ पर आए हैं, तो क्योंकि उसने ही उनके बेटा, बहू और पोतियों को मारा था, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में डर था कि कहीं उन्हें सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, मनोरी ने उन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया है। चलिए अब कहानी आगे शुरू करते हैं। मनोरी की क्या शामत आई है? रखे पहलवान ने पूछा। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी हुई थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके ऊपर रख दी, तो उसने कश खींचते हुए कहा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई है ना? नहीं, लच्छा ने कहा। ले, और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंख आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी की बात थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई। उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा और छोटी कर कर उसे देखा। उसके गले से अस्पष्ट सी घबराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीप का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को ही, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमगइयाँ तेज हो गई थी कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूत किसी को माँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरे भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बस एक घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और फिर उसकी आंखें छलछला आईं। पहलवान ने अपनी टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी तो मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर नहीं छिप सकता था? क्या उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी? ऐसे ही है। रखे को लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में से एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछों से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर
गली में थूक दिया। क्या बताऊं हाल रखे, गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालता हुआ झुकता हुआ बोला। मेरा हाल तो खुदा जानता है। चिराग यहाँ वहाँ साथ होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊँगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह भी नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो खतरा हो सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बनाई तो रखे के रोके बिना रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था। उस अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांसों को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच में एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के दोनों कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे होते जा रहे हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था सो हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेकी नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मंदिम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी सी चिंगमगैयाँ चलती रहीं कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गन्नी को सब कुछ बता दिया होगा कि गन्नी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, कितनी अच्छी थी वह। रखे मजदूत का घर ना घाट, इसे किसी की माँ बहन का कोई लिहाज था। सब आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों के से निकलकर गली में आ गईं। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही थीं। रखा गहरी शाम तक कुएं पे बैठा खंखारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए से पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया, रखे पहलवान ने कहा। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहरी बाएं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता था। मगर उस दिन वहाँ बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन सुनाता रहा, जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की हल्की आवाज़ करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी से सुनाई दे रही थी। च्यूं च्यूं च्यूं, चिक चिक, किर किर की आवाज़ आ रही थी। एक भटका हुआ कुआं ना जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कोई के वहाँ बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर तक सहमासा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ पीपल के पेड़ पर चला गया और कोई के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दूर दूर दूर, मगर कुत्ता और पास आके भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार फिर कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी में हमने देखा
कि किस तरह इंसान लालच में आकर और हिंदू मुस्लिम कौमों में आपस में भेदभाव करके आपस में लड़ने लगे। जहाँ जिसका दाव लगा उसने वहाँ दूसरों का हक हथिया लिया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। तो इंसान ना होकर हिंदू मुस्लिम में विभाजित हो गया और किसी का घर बर्बाद करते हुए, दूसरे की बहन बेटियों के साथ बुरा करते हुए किसी को कोई शर्म नहीं आई। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।